हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर एडुरुद्रम सक्सेस क्लासेस एजुकेशन। आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसका रीजन ये है, आज की इस क्लास में यूनिट नंबर 1 पूरी हम कवर करने वाले हैं और ये मेरी श्योरिटी है, अगर आप इसको अच्छे से करते हैं, देन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़े से, मिनिमम 90% आपको यूनिट नंबर 1 से जो भी एग्जाम में आएगा वो आपको यहीं से मिलने वाला है। बहुत कम समय में हम पूरी यूनिट करने वाले हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर करेंगे और आप लोग थोड़े से पेशेंस के साथ, थोड़ा सा माइंड खोल के, क्योंकि एक यूनिट है, ब्रॉड हो जाएगी एक साथ, तो इसीलिए एकदम रिलैक्सिंग होके आप ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो अभी जो हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो इसमें हमारा क्या होने वाला है, यूनिट नंबर 1 में सारी चीजें आपको बताई जाने वाली हैं, ठीक है। ये रहा हमारा यूनिट नंबर 1। जैसा कि इससे पहले एक बार सिलेबस डिस्कशन की वीडियो स्टार्टिंग में आ चुकी है, ठीक, लेकिन आज की क्लास में यूनिट नंबर 1 हम जैसे करेंगे तो उसमें हमारे यूनिट नंबर 1 के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, देन वेलोसिटी, प्रेशर है, मास, एनर्जी, मोमेंटम है, क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल। अब इसको आप चाहे तो इसको हटाओ, ठीक है, इसको हटा दो क्योंकि वो तो इसी के साथ कवर हो जाएगा। एनर्जी एंड स्पेसिफिक फोर्स, चेजिस एंड मैनिंग्स इक्वेशन और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देन मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो बेसिकली अगर हम नॉर्मली बात करें, क्या बात करें हम यहाँ पर कि क्या है हमारा सब्जेक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स, ठीक। इसमें हम बात करते हैं ओपन सरफेस की, जो वाटर फ्लो हो रहा होता है वो कंसीडर होता है हमारा ओपन चैनल फ्लो के अंदर, ठीक। ओपन सरफेस तो हम एक तरीके से कह सकते हैं प्रेशर आएगा तो कौन सा आएगा, क्योंकि वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ठीक। जैसे आप कैनाल्स देख सकते हैं, रिवर देख सकते हैं, बेसिक एग्जांपल है जो सब लोगों को पता होंगे, तो वहां पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। अब हम यहां देखते हैं, ठीक है, यहां हमारा क्या होने वाला है, एन ओपन चैनल इज अ नेचुरल और अ मैन मेड स्ट्रक्चर इन विच लिक्विड फ्लोज विद अ फ्री सरफेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इसी के साथ में है। ये थोड़ा सा पीपीटी से जब हम पीडीएफ में जाते हैं तो थोड़े बहुत चेंजेस पता नहीं क्यों ये हो जाते हैं, तो यहाँ आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करिएगा, ठीक है। ये यही साथ में ऐसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी हमारे ओपन चैनल फ्लो हैं वो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और वो नेचुरल भी हो सकते हैं। अब जैसा कि हमारा रिवर है, डांस है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बाकी जो हम बनाते हैं वो हमारे आर्टिफिशियल के अंदर आ गए। हियर आर सब एग्जांपल्स लाइक flow in rivers, streams and fluid sanitary and storm sewers flowing partially full, ठीक। अब हम यहाँ पर चलते हैं टाइप्स ऑफ चैनल पर। हमारा प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक चैनल, ठीक। प्रिज्मेटिक चैनल कौन से होते हैं हमारे, a channel in which the cross sectional shape, size and the bed slope are constant in term of prismatic channel। कहने का मतलब है जो हमारे प्रिज्मेटिक चैनल होंगे उसमें हमारी शेप, साइज और बेड स्लोप कांस्टेंट रहने वाला है, अदरवाइज वो नॉन प्रिज्मेटिक के अंदर आ जाएगा। ऑल नेचुरल्स जनरली हैव वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एंड consequently are known as नॉन प्रिज्मेटिक चैनल, क्योंकि उनका साइज आप सेम नहीं रख सकते हो, शेप सेम नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो नेचुरल है। अब जो नेचर से बनाया गया है वो रेयर छोड़ो, बहुत आपको पॉसिबल नहीं है मिल पाना कि सेम साइज सेम शेप आपको मिल जाए, क्योंकि उसका तो जहां रास्ता मिलता है वो वहां से फ्लो करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे कौन से चैनल है, ऑल चैनल्स, ऑल नेचुरल चैनल्स हमें कैसे मिलने वाले हैं, यहाँ पर सारे हमें जो मिलेंगे वो नॉन प्रिज्मेटिक के अंदर आएंगे। मोस्ट ऑफ द मैनमेड चैनल, ऑब्वियसली मैनमेड है, जब हम कोई चीज बनाते हैं हम प्रॉपर डिजाइनिंग करते हैं, उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं, हम सारी चीज सेम लेकर चलते हैं जिससे हमें कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे जाके हम इजी लेना चाहते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, शेप साइज सब सेम रखते हैं, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ किया जाता है। तो एक पॉइंट आप ये भी कह सकते हैं, मैनमेड चैनल को हम प्रिज्मेटिक बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है सभी हो।
मैन मेड चैनल प्रिज्मेटिक तब नहीं होगा जब उसका शेप और साइज डिफरेंट हो रहा होगा या उसका बेड स्लोप में चेंजेस आ रहे होंगे। उस सिचुएशन के अंदर हमारे मैन मेड चैनल भी कैसे हो जाएंगे, नॉन प्रिज्मेटिक हो जाएंगे। ठीक है, कभी ये सोचिए आप, मैम ने बोला था सारे मैनमेड होते हैं, तो आप कोई भी मैनमेड आ जाए जिसमें मेंशन हो कि शेप साइज डिफरेंट है, आप उसको भी करके आ जाएं प्रिज्मेटिक। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मैनमेड चैनल्स आर प्रिज्मेटिक ओवर अ लॉन्ग स्ट्रेच। rectangular, trapezoidal, triangle and circle are commonly used shape in man-made channels। ऑब्वियस है, हम जर्नली यही करते हैं और आपके एग्जाम में अगर इन पे न्यूमेरिकल आएगा, मैक्सिमम केस में ट्रेपेजॉइडल पर आता है, लेकिन हम रेक्टेंगल और ट्रेपेजॉइड, ये दो ऐसी शेप हैं जिनमें न्यूमेरिकल जो आता है वो मैक्सिमम मोस्टली हमारे इन्हीं शेप से आता है, आइदर ट्रेपेजॉइडल आइदर रेक्टेंगुलर। ठीक, ट्राइंगल का आपको रेयर केस मिल सकता है, आ जाता है कभी कभी, सर्कल का चांसेस आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक, तो हमारे पास ये शेप्स होती हैं प्रिज्मेटिक चैनल के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा रिजिड एंड मोबाइल बाउंड्री चैनल। रिजिड चैनल्स वो होते हैं जो कह सकते हैं जिनकी जो बाउंड्री है वो डिफॉर्मेबल नहीं होती है, वो हमारे रिजिड चैनल होते हैं। कहने का मतलब है फिक्स होती है, जिनकी बाउंड्री डिफॉर्मेबल नहीं होती वो हमारे रिजिड चैनल होते हैं। द शेप एंड रफनेस फैक्टर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फ्लो पैरामीटर। जब हम उसके फ्लो पैरामीटर को कंसीडर करते हैं तो हम किस किस चीज को अगर हम ध्यान ना दे तो भी हमारा काम चल जाएगा। वो कौन सी चीज होती है? शेप एंड रफनेस फैक्टर। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो रिजिड द फ्लो वेलोसिटी एंड शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सच दैट नो मेजर स्करिंग, एरोजन और डिपोजिशन विल टेक इन द चैनल। कहने का मतलब है अगर फ्लो वेलोसिटी एंड शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है अगर वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, सारी चीजें प्रॉपर हो रही है, तो उसमें स्करिंग भी नहीं होगी, एरोजन भी नहीं होगा, डिपोजिशन भी नहीं होगा। मतलब अगर एग्जाम्पल ले, कैनाल्स बनी होती है, साइडों में मिट्टी होती है, अगर हमने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया तो वो मिट्टी पानी के साथ साथ बहने लगती है, जो दोनों साइडों में होती है तो बहने लगती है थोड़ा थोड़ा, और फिर वो नीचे जमने लगती है ये बेड में। ठीक, अब and the channel geometry and roughness are essentially constant with respect to time। टाइम के साथ साथ ये हमारी कैसी रहती है? टाइम के साथ साथ ये हमारा कांस्टेंट रहती है। टाइम के साथ साथ क्या कांस्टेंट रहती है? टाइम के साथ साथ जियोमेट्री, मतलब शेप कह सकते हैं आप, और रफनेस। अब एग्जांपल्स देखें अगर हम इनके, लाइन कैनाल्स एंड नॉन इरोडेबल अनलाइन कैनाल्स। लाइन कैनाल कौन सी होती है, अनलाइन कैनाल कौन सी होती है? आगे जाकर इरिगेशन सब्जेक्ट आएगा, उसमें आप प्रॉपर डिटेलिंग में पढ़ पाएंगे, आपको अच्छे से पता चल पाएगा। ठीक, तो लाइन कैनाल है, नॉन इरोडेबल है। इन रिजिड चैनल ओनली डेप्थ ऑफ फ्लो में वेरी। क्या वेरी करने वाला है इसमें हमारे पास रिजिड चैनल में? डेप्थ ऑफ फ्लो वेरी करने वाली है। किसके साथ साथ? स्पेस और टाइम के साथ साथ जो इसकी डेप्थ है वो हमारी वेरी करने वाली है। एंड टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फ्लो। जो टाइम है वो किस पे डिपेंड करता है? वो हमारे नेचर ऑफ फ्लो पर डिपेंड करता है। ठीक, जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो वेरी करेगी स्पेस के साथ साथ, और जो टाइम है वो डिपेंड करता है हमारे नेचर ऑफ फ्लो पर। दीज चैनल्स हैव 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन चैनल में हमारे पास कितना होता है? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास यहाँ क्या है? मोबाइल चैनल आर दोज इन विच द बाउंड्रीज अंडरगोज डिफॉर्मेशन ड्यू टू कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एरोजन और डिपोजिशन ड्यू टू फ्लो। रिवर में कोई फ्लो, रिवर छोड़ो, कैनाल, क्योंकि वो कैसी है? मैनमेड है, उसमें हमारा कांस्टेंट फ्लो हो रहा है, और कांस्टेंट फ्लो होने की वजह से उसमें एरोजन भी हो रहा है और उसमें डिपोजिशन भी हो रहा है। कहने बाउंड्रीज हैं वहीं से तो आ रही है। अगर हम कहें सॉइल, तो इस टाइप के चैनल को हम मोबाइल चैनल कह सकते हैं। मोबाइल चैनल आर दोज इन विच बाउंड्रीज अंडरगो डिफॉर्मेशन ड्यू टू, किस वजह से हुई है? भाई बाउंड्रीज तो चेंज होंगी क्योंकि डिपोजिशन हो रहा है, एरोजन हो रहा है।
लगातार, तो ऐसे मोबाइल चैनल आर दोज इन विच द बाउंड्रीज अंडरगो डिफॉर्मेशन ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन ड्यू टू फ्लो। बाउंड्रीज में डिफॉर्मेशन हो रहा है किसकी वजह से? इरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से। इन मोबाइल चैनल द रेसिस्टेंस ऑफ फ्लो, quantity of sediment transported and channel geometry all depends on interaction of flow with channel boundaries। क्या है यहाँ पर हमारा? जितना हमारा फ्लो रेसिस्टेंस है, क्वांटिटी है सेडिमेंट की जो ट्रांसपोर्ट होने वाली है, चैनल की जियोमेट्री, ये सब सारी की सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है हमारी? ये सारी चीजें डिपेंड करती है जो इंटरेक्शन होता है फ्लो का, किसके साथ होता है? फ्लो का इंटरेक्शन हमारी चैनल बाउंड्री के साथ। ठीक है। इन मोबाइल चैनल्स डेप्थ, बैंडविड्थ, बैंड स्लोप एंड लेआउट चेंजेस विद स्पेस एंड टाइम। किसके साथ चेंज हो रहे हैं? ये स्पेस और टाइम के साथ हो रहे हैं। आपके प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे, मे बी जब तक आपके पास ये पहुंच जाए शायद आपके प्रैक्टिकल्स हो भी चुके हों। एग्जामिनर अगर आपको कुछ नहीं आता है तो वो ये चीजें भी आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है। Hence, these channels have 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। रिजिड चैनल के अंदर हमारे पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम था, लेकिन मोबाइल चैनल के अंदर हमारे पास 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इन मोबाइल चैनल flow carries considerable amount of sediment through suspension and in contact with the bed boundaries। किसमें बात कर रहे हैं? मोबाइल चैनल के अंदर बात कर रहे हैं। जो फ्लो होता है, कैरी करता है फ्लो, वो एक मतलब हमारा अगर ये जो सेडिमेंट लेके चल रहा है तो वो बहुत कम होता है, जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं हमारा कोई लॉस नहीं है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अब आता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। A typical velocity profile at a section in a plane normal to the direction of flow is known as, is shown below. This profile can be roughly described by a logarithmic distribution or a power law। ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या है हमारे पास। यहां पर जो हमारे पास टिपिकल वेलोसिटी प्रोफाइल है एट अ सेक्शन इन अ प्लेन नॉर्मल में आपको मिलेगी, ये इसके डायरेक्शन ऑफ फ्लो के साथ, जैसा हमारे पास यहाँ है। अब ये क्या है? हमारा बेड है। ठीक है। यहाँ हमारी वेलोसिटी है, यहाँ हमारे पास अब डेप्थ ऑफ फ्लो, यहाँ हमारे पास सरफेस वेलोसिटी आ रही है, और टाइम के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये हमारी कितनी जा रही है? ठीक है। ये ठीक। अब ये जो है हमारे पास धीरे धीरे जाते जाते यहाँ पहुंच जाएगी। ये हमारा सरफेस है, ये V1 यहाँ सरफेस प्रोफाइल है, वाटर फ्लोइंग हो रहा है। देखो हमारी वेलोसिटी का यहाँ क्या हुआ है, इसे अगर मैं यहाँ तक देखूं तो, ठीक है, आप लोग यहाँ तक देखिए। एक्चुअल में यहाँ क्या था? ये जाते, क्योंकि देखो इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे जा रही है, तो ये ऐसे 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 जानी चाहिए थी, बट यहाँ क्या हुआ? ऐसे तो जा रही है लेकिन फिर वो एकदम स्ट्रेट पहुंच गई है सीधा। तो यहाँ हमारा क्या हुआ? यहाँ हमारा वेलोसिटी डिप कर गई। ये जो चीज आई, ये वाला जो गैप आया, हम इसको कह सकते हैं वेलोसिटी डिप। ठीक है। यहाँ पर हमारी वैल्यू लिखी है क्योंकि यहाँ आकर तो कांस्टेंट हो गई ना इस स्टेज पर, इस स्टेज पर आकर वो कांस्टेंट हो गई है। इसकी वैल्यू आगे आपको दिख जाएगी 0.005 माइनस 0.1 वाई। ठीक है। यू। अब आगे चलते हैं। देखो क्या था हमारे पास यहाँ? वेलोसिटी 0 एट दी बाउंड्री।
वेलोसिटी ये हमारी बाउंड्री है, कह सकते हैं बेड स्लोप। यहां वेलोसिटी कुछ दिख रही है, ये 0 हो गया। उसके बाद एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेस, इसको हटा दो, ये कुछ नहीं है। एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेस मतलब धीरे धीरे वो बढ़ रही है। किसके साथ? टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम जा रहा है हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जो ये हमारा ग्राफ बन रहा है। टाइम के साथ साथ वो इंक्रीज कर रही है विद द डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री। बाउंड्री के साथ साथ उसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है और वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है हमारी, ठीक है। अब आप लोग पता है क्या कर सकते हैं, एक बार कोई भी डायग्राम है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। आपको इसकी थ्योरी पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप सब लोग इतने इंटेलिजेंट हैं। अगर कोई भी बच्चा हो चाहे, अगर उसने डायग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है तो वो उसकी थ्योरी खुद लिखकर आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि हमने डायग्राम अलग रट लिया है, कैसे बनेगा थ्योरी अलग रट रहे हैं। स्मार्ट वर्क करिए, डायग्राम अंडरस्टैंड करिए और एक बार देख लो किस तरीके से लिखी है, अदरवाइज आप खुद लिखकर आ सकते हैं, ठीक। अब इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम velocity of flow occurs at a certain distance below the free surface। ये हमारा फ्री सरफेस है, लेकिन हमने देखा फ्री सरफेस पे पहुंचने से पहले, या फिर ये कह दो फ्री सरफेस से थोड़ा नीचे, हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिल चुकी है, क्योंकि इसके बाद तो यहाँ तो आके कांस्टेंट, और कांस्टेंट में नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको डिक्रीमेंट दिखेगा, ठीक है। वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो क्या है यहाँ पर, हमें क्या पता चला है कि मैक्सिमम वेलोसिटी हमें यहाँ मिल जाती है, फ्री सरफेस से नीचे हमें मिल जाती है। दिस रिडक्शन क्या होने वाला है हमारा यहाँ पर, दिस रिडक्शन इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी करंट विच इज अ फंक्शन ऑफ एस्पेक्ट रेशियो। वो कौन सा रेशियो होता है हमारा, डेप्थ टू विड्थ। ये जो रिडक्शन होने लगा, जैसे कि मैंने आपको बताया धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है और फ्री सरफेस के नीचे आ रहा है, वैसे इसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ये थोड़ा हायर लेवल के लिए, लिखना चाहो लिख लेना, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बता दिया है मैंने आपको, चॉइस आपकी। The presence of corners and boundaries in open channel causes the velocity vector of flow to have component not only in longitudinal and lateral direction but also normal direction of flow। जो हमारे कॉर्नर्स हैं और बाउंड्रीज हैं ओपन चैनल में, वो किसकी वजह, जो हमारे वेलोसिटी ऑफ वेक्टर होते हैं फ्लो के। अब इसमें हमें क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं, वो कंपोनेंट्स हमें सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल डायरेक्शन में नहीं मिलते, उनके साथ साथ नॉर्मल डायरेक्शन में भी मिलता है। कहने का मतलब है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, लेटरल डायरेक्शन एंड नॉर्मल डायरेक्शन, आपको तीनों डायरेक्शन में देखने के लिए मिलेगा। दिस फ्लो इन नॉर्मल डायरेक्शन इज सेकेंडरी फ्लो। ये जो हमारा नॉर्मल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये हमारा कौन सा फ्लो है, सेकेंडरी फ्लो है, एंड प्रोड्यूस सेकेंडरी करंट भी साथ में प्रोड्यूस करता है। फ्रॉम द फील्ड ऑब्जर्वेशन, जो टेस्ट किए जाते हैं, जब उन्होंने पता लगाया है क्या, it has been observed that average velocity of flow occurs at a depth of 0.6 y। ये पूरी डेप्थ y है, इस y का आप 6 टाइम ले लो, 0.6 टाइम्स लेना है, ठीक है। तो हम जो भी टेस्ट किए गए उनके बेसिस पे हमें ये पता लगा कि जो इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो उसकी डेप्थ का 0.6 टाइम्स मिलेगी हमें, ठीक है। फ्रॉम द फ्री सरफेस वेयर, जो हमारे पास y नॉट है, ये जो y है ये सफिक्स में है, नॉट, ठीक है, ऊपर नहीं, y नॉट डेप्थ ऑफ फ्लो है, जैसे यहाँ पर 0.6 y है, तो ये अब देखो कहीं आपको y दिख सकता है, कहीं आपको y नॉट दिख सकता है, दोनों ही डेप्थ ऑफ फ्लो है, तो सिंबल से कंफ्यूज मत होना,
डेप्थ ऑफ फ्लो होने वाला है। क्या होने वाला है दोनों? डेप्थ ऑफ फ्लो। ठीक, वाई और वाई नॉट। तो अगर आपसे प्रैक्टिकल में पूछा जाए, आगे के लिए भी याद रखिए, अभी तो आपका सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कुछ भी पूछ लेता है एग्जामिनर, किसी भी सब्जेक्ट से पूछ सकता है। अगर आप वो चीज नहीं बता पा रहे हैं जिसका प्रैक्टिकल है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो आई होप आप सब लोगों के एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। ठीक, तो एवरेज जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस, जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आएगी वो 0.6 टाइम होगा हमारा वाई नॉट के। ठीक है, तो मैंने बेकार लिखा, यहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। ठीक है, क्या है यहां पर? वी एवरेज 0 पॉइंट वेलोसिटी कितना आएगा हमारे पास? जब हमने डेप्थ के निकाल लो 6 टाइम, या उस 6 टाइम्स की वेलोसिटी निकाल लो, बात सेम ही है दोनों। ठीक, लेस रेयर। जहां पर हमारे वी एवरेज की फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो वी, एक तो ये है 0.2 मीन्स जो डेप्थ है उसका 0.2 टाइम्स प्लस 0.8 टाइम्स डिवाइडेड बाय 2 है। द सरफेस वेलोसिटी वी एस किससे रिलेटेड है? एवरेज वेलोसिटी। उसके साथ ये होने के साथ साथ एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा यहाँ पर, विच इज के। के क्या है हमारा? के हमारा है कोफिशिएंट विद अ वैल्यू बिटवीन 0.8 टू 0.95। अब अगर आपसे कोई ये पूछे भाई के कोफिशिएंट की वैल्यू बताओ, बट क्या के कोफिशिएंट पूरे सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ एक ही है? नहीं, आपको के कोफिशिएंट बहुत सारे मिलेंगे। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है ना कि या तो अगर आपका टॉपिक चल रहा है, जैसे यही टॉपिक चल रहा है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने पूछा के कोफिशिएंट की वैल्यू, तो आप मुझे बता देंगे। अगर एट रैंडम कोई आपसे ये पूछता है कि के कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, तो पहले आप क्लियर करेंगे कि वो किस टॉपिक से आपसे कोफिशिएंट की वैल्यू पूछना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा कोफिशिएंट है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0.8 टू 0.95। ठीक है, और ये जो के है वो डिपेंड करता है हमारा चैनल सेक्शन पर एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय फील्ड कैलिब्रेशन। अब आ जाते हैं हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। ठीक है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन में हम सबसे पहले चलेंगे चैनल विद स्मॉल स्लोप के साथ, देन हम चलेंगे चैनल विद बैड स्लोप के साथ। इन अ चैनल विद माइल्ड स्मॉल, और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हम स्मॉल स्लोप के साथ चल रहे हैं, तो माइल्ड बोल सकते हैं आप, स्मॉल बोल सकते हैं। वर्टिकल सेक्शन इज प्रैक्टिकली सेम एज द नॉर्मल सेक्शन। जो हमारा वर्टिकल सेक्शन होगा उसको हमने कैसा कंसीडर करा है? उसको हमने नॉर्मल सेक्शन की तरह कंसीडर करके चलेंगे। क्यों कंसीडर करेंगे हम उसको नॉर्मल सेक्शन की तरह? वो इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास जो आएगा वो मिनिमम स्लोप रहने वाला है। एक तरीके से आप देख लो क्या होने वाला है वो हमारे पास, ये थोड़ा सा हमारे पास स्लोप आने वाला है। ठीक है, और ये जो हमारे पास स्लोप आएगा, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये होने वाला है। ठीक है, ये हमारा हो गया है थीटा स्लोप, ये हमारा बैड स्लोप है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा स्लोप है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है एक नॉर्मल प्लेन लेकर कंसीडर कर सकते हैं, लाइक ये एक प्लेन सरफेस है, फ्लैट है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर कोई डिस्चार्ज हो रहा हो, ठीक है, यहां हमारा डिस्चार्ज हो रहा हो, ठीक, मैंने क्या करा? मैंने यहां सेक्शन लिया, एक सेक्शन मैंने यहां ले लिया, एक सेक्शन मैंने यहां ले लिया। ठीक, ये मेरा सेक्शन 1 1 हो गया,
ये सेक्शन 2 हो गया। यहां से हमारा जा रहा होगा डिस्चार्ज, फॉर एग्जाम्पल हमारा कुछ क्यू डिस्चार्ज जा रहा होगा, यहाँ हमारे पास यहाँ से जाएगा, इसका एरिया A1 होगा, वेलोसिटी V1 होगी। ये अलग अलग लिखो भी, साथ में मत लिखना कॉमा लगा के। ऐसे ही 2 पर हमारी वेलोसिटी V2 होगी और एरिया हमारा A2 होगा। ठीक है, ये होने वाला है। अब हमारे पास क्या है, कम स्लोप है। वर्टिकल सेक्शन इज प्रैक्टिकली सेम एज द नॉर्मल सेक्शन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। Therefore, the piezometric head at any point in the channel will be equal to the water surface of elevation. वाटर सरफेस ऑफ एलिवेशन के बराबर इसलिए होगा क्योंकि हमने प्लेन सरफेस कंसीडर कर लिया है, मतलब कि हमारा बेड स्लोप, आप इसको ऐसे लेके चलो कि यहाँ कोई बेड स्लोप नहीं है, ये एकदम स्ट्रेट बना हुआ है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू हमारा वाटर सरफेस एलिवेशन के। तो P इज इक्वल टू गामा इंटू वाई हमारा हो जाएगा, जहां पर y हमारी एलिवेशन है वाटर सरफेस के नीचे। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन विल कोइंसाइड विद द वाटर लाइन, जो हमारी वाटर लाइन है वही हमारी, क्योंकि प्लेन है, वही हमारी हाइड्रोलिक लाइन होने वाली है। ठीक, y हमारा नॉर्मल डेप्थ है किसी सेक्शन पर, एंगल हमारा जो है ये रहा एंगल बिटवीन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में भी। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन विल बी लाई बिलो दी वाटर सरफेस। ठीक, तो यहां क्या होने वाला है, अब यहां पर आपको एक काम करना पड़ेगा। वैसे तो आप इतना भी छोड़कर आ सकते हैं। क्या होने वाला है, दोनों हमारे स्ट्रेट रहने वाले हैं, जहां पर बता दिया y हमारी नॉर्मल, अगर हमने स्ट्रेट लिया है तो ये मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा शॉर्ट चलेंगे हम, क्योंकि हमने एक चैप्टर अप्रोक्सीमेट 7th लेक्चर्स में कंप्लीट किया था, हमने यूनिट नंबर 1। आई होप आप सब ने हमारी एप्लीकेशंस पर बहुत अच्छे से विद डिटेल पढ़ा होगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक, वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। अगर ये मैं स्ट्रेट ले लूं तो क्या हो जाएगा, कह सकते हैं हम, अगर ये स्ट्रेट हो तो ये हमारा y है, बोल सकते हैं, है ना। ये चीजें हैं हमारी। अब स्मॉल स्लोप है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन और ये सब आपको यहाँ पर पता है। आगे चलते हैं, बीच में इसमें लार्ज में लेकर नहीं आई, अभी यहाँ पर हमें ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है, डिटेलिंग हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में। थोड़ा सा मेन चीजें हमें इसमें कवर करनी होती हैं बेसिकली। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा होगा तो ये पता ना हो कि कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पर बेस होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर बेसिक नॉलेज। अब स्टेडी स्टेट फ्लो की तरफ अगर हम चलें तो इन अ स्टेडी स्टेट फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, continuity equation state that the volumetric rate of flow means discharge across various section must be the same। तो अगर हमने सेक्शन में जैसे मैं इसी में बता देती हूँ, ये मैंने बनाया, मैंने इसमें 2 सेक्शन बनाए, मैं इसमें 10 सेक्शन बना लूं, कितने भी बना लूं, वो थ्रू आउट दी चैनल हमारा सेम रहने वाला है। जब सेम रहने वाला है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है डिस्चार्ज होता है वेलोसिटी इनटू एरिया। 2 सेक्शन के साथ कंसीडर करा, उसी डायग्राम से आप समझ सकते हैं। v1 इंटू a1 इज इक्वल्स टू v2 इंटू a2। ये भी वही है और ये भी वही है, यहाँ v बना दिया हमने कैपिटल, कंफ्यूज नहीं होना। अगर हो रहे हो कंफ्यूज तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू एरिया इज इक्वल्स टू v1 a1, कैपिटल V बना लो, v2 a2। ठीक है, क्या करना है हमें यहाँ पर, इसको कर देना है डन। ठीक, अब आगे चलते हैं, ये हमारा सेम रहने वाला है। अनस्टेडी स्टेट के कंडीशन में क्या होने वाला है, जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की कंटिन्यूटी इक्वेशन स्टेट दैट
net discharge getting out of the control volume should be equal to the depletion of storage and control volume. स्टोरेज के समय पे जितना भी डिप्लीशन हो रहा है, जितनी भी कमी हो रही है कह सकते हैं, उसके इक्वल होता है। तो यहां हमारा डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस टी इंटू डेल वाई इंटू डी टी, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ हो रहा है इसलिए हमें यहां अभी आप इसमें इतना ही देखो। ठीक, अब हम चलते हैं यहाँ पर मोमेंटम इक्वेशन की तरफ। शॉर्ट में फटाफट सारी चीजें देखते चलते हैं। डिटेल अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो आप हमारे एप्लीकेशन पर सारे 1 बाय 1 लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, उनको विद डिटेल आराम से देख सकते हैं जिसने नहीं देखे हैं। ठीक है, मोमेंटम इक्वेशन कैसी होती है? मोमेंटम इक्वेशन सबसे पहले क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। द मोमेंटम इक्वेशन कॉमनली यूज्ड इन एन ओपन चैनल फ्लो। मोमेंटम इक्वेशन कहाँ यूज में दिखने वाली है आपको? ओपन चैनल फ्लो की जितनी प्रॉब्लम्स हैं लीनियर मोमेंटम इक्वेशन में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is equal to the resultant of all external forces acting on the body। 10th क्लास और 9th क्लास में, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, वो क्या कहते हैं, जितने भी हमारे रेट ऑफ चेंज हो रहा है मोमेंटम के, वो किसके इक्वल होंगे? जितना भी हमारा सारा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बॉडी पर। ठीक है, अब स्टडी स्टेट क्या कहता है? स्टडी फ्लो में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन अ गिवन डायरेक्शन, जैसा कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं? न्यूटन सेकंड लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो जितना भी हमारे स्टडी स्टेट के कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो जो भी हमारा रेट ऑफ चेंज हो रहा है मोमेंटम का, वो किसके बराबर होने वाला है? जितना भी हमारा नेट फ्लक्स है मोमेंटम का बॉडी पर, उन सबके इक्वल होने वाला है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, एक्सप्रेशन देखते हैं। मोमेंटम चेंज का पर यूनिट टाइम देख रहे हैं दो सेक्शन के बीच में, पर यूनिट टाइम के साथ। तो क्या होने वाला है? मोमेंटम एट सेक्शन 2, मोमेंटम एट सेक्शन 1, तभी तो निकल के आएगा। तो m2 माइनस m1, ये हमारा m से हमें क्या बताया गया है? मोमेंटम। ठीक है, p हमारा प्रेशर है। मोमेंटम बताया तो उसका मतलब ये नहीं, यही वाला m2 m1 हमारे मोमेंटम है, p प्रेशर है, w वर्क डन है। ये हमारा क्या है? अभी हमने पढ़ा है नेट फ्लक्स जो हमारा लग रहा है फोर्स। ठीक है, तो m2 माइनस m1 p1 माइनस p2 प्लस w साइन थीटा माइनस ff। अब मोमेंटम की वैल्यू रख दी, रो q इंटू v1 माइनस रो q इंटू v2 इज इक्वल्स टू रो a1 y1 माइनस नॉट, प्रेशर के साथ गामा आ जाएगा, गामा a1 y1 माइनस गामा a2 y2 प्लस दिस। अब हमने यहाँ क्या किया है? ये जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। तो हमने यहाँ डिस्चार्ज की जगह डिस्चार्ज एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक, आप यहाँ लिख भी सकते हैं डिस्चार्ज एरिया इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ डिस्चार्ज था क्योंकि सेक्शन 1 आ रहा था तो a1 v1 कर दिया, v1 था तो इसलिए स्क्वायर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर v2 था तो इसलिए v2 के साथ स्क्वायर हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब m1 एंड m2 मैंने यहाँ तो बता दिया लेकिन नीचे भी मेंशन है। m1 एंड m2 हमारे मोमेंटम पर यूनिट टाइम एट सेक्शन 1 एंड 2। पर यूनिट टाइम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। P1 P2 प्रेशर है हमारा फोर्स जो लग रहा है सेक्शन 1 एंड 2 के साथ। F हमारा टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और रेजिस्टेंस एक्सिट या फ्लक्स के साथ भी कह सकते हैं। W हमारा वेट है वाटर एनक्लोज बिटवीन टू सेक्शन, थीटा हमारा बेड स्लोप है। अब पैरेलल और ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के केस में अगर हम बात करें तो जो P की वैल्यू है मोमेंटम इक्वेशन में, वो हम कैसे देखते हैं? हम एज्यूम करते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर फॉर कर्वीलिनियर और रैपिडली वेरिड फ्लो। द वैल्यू ऑफ P मस्ट बी करेक्टेड फॉर कर्वेचर
इफेक्ट ऑफ द स्ट्रीमलाइंस ऑफ द फ्लो के साथ होने वाली हैं। ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं कि रेयरली ही कोई आपको बताएगा। तो इफ यू वांट टू एस्केप दिस so you can escape it, ठीक है। बट हमें कुछ अलग चाहिए, कुछ यूनिक चाहिए अच्छे नंबर्स लाने के लिए, तो सब कर लो, ठीक है। तो लेकिन मैंने बता दिया है, कभी आप सोचे ये कौन सी नई बात बता दी है मैंने आपको। अभी में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको ये पता नहीं है, ठीक है। अब अनस्टेडी फ्लो की तरफ चलते हैं। तो उसमें मोमेंटम इक्वेशन क्या कहती है, जो हमारा अलजेब्रिक सम है सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लूइड मास के, वो किसके इक्वल होगा, जो हमारा नेट चेंज आ रहा है लीनियर मोमेंटम में उसी डायरेक्शन में, प्लस टाइम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन विद इन कंट्रोल वॉल्यूम। कहने का मतलब है 3 चीजें आई हैं यहाँ, उन तीनों चीजों के लिए हमारी डायरेक्शन सेम है। ऐसा नहीं करना है कि मैंने एक ले लिया है इस डायरेक्शन का, एक ले लिया है इस डायरेक्शन का और एक ले लिया है इस डायरेक्शन, गलत हो जाएगा क्योंकि हर एक डायरेक्शन में अलग अलग आए। अगर मैंने ये डायरेक्शन ली है तो मैं तीनों वैल्यू इसी डायरेक्शन की लिखूंगी यहाँ पर, ठीक है। Therefore, in unsteady flow, the linear momentum equation will have an additional term over and above steady flow equation to include rate of change of momentum in control volume. अब हमारे पास एनर्जी इक्वेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन टोटल एनर्जी बिटवीन 2 सेक्शन है, जो किसके इक्वल होने वाला है, लॉस ऑफ एनर्जी बिटवीन दोस 2 सेक्शन। आगे देखते हैं, ये चीजें बेसिक हमें चीजें लिखनी है, क्या क्या है जो मैंने यहां इसमें लिखा है थ्योरी में वही है, आप लिख सकते हैं। अब हमें पता है टोटल एनर्जी हमारी किस सेक्शन पे क्या होने वाली है, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस एलिवेशन एनर्जी। तो टोटल एनर्जी बाय वेट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी हेड होने वाला है। ये हमारी प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है और एलिवेशन एनर्जी। प्रेशर एनर्जी P बाय गामा, काइनेटिक एनर्जी V²/2g एंड एलिवेशन एनर्जी इज Z। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, अप्लाइंग एनर्जी इक्वेशन बिटवीन 1 and 2, क्योंकि हम सारे केसेस में इजीली 2 सेक्शन कंसीडर करते हैं। P1 बाय गामा प्लस V1, हमने यही 2 सेक्शन ले लिया तो 1 1 लगा देंगे, सेकंड सेक्शन में 2 2 लगा देंगे, प्लस जब हम सेकंड सेक्शन में जा रहे हैं, यहां दिखा देती हूँ बताने के लिए सिर्फ, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम यहां पर, ये रहा, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास बैड स्लोप भी हमें यहां मिलने वाला है। बैड स्लोप हमें इसमें कैसे मिलेगा बता सकते हैं आप, से बनाते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा और टिल्ट करते हैं बस। अब हमें यहाँ क्या करना है, सम हमारा एंगल आ जाएगा यहाँ थीटा, ठीक है। और मैंने ऊपर क्या ले लिया है, ऊपर हमारा ये क्या है, हमारा वाटर सरफेस होने वाला है। वाटर सरफेस होने के साथ साथ मैंने यहाँ 2 सेक्शन कंसीडर कर लिए हैं, 1 1 सेक्शन 2 2। यहाँ से मेरा फ्लो हो रहा है, ये फ्लो जा रहा, डिस्चार्ज हमारा कुछ होगा, मुझे नहीं पता ये डिस्चार्ज यहाँ से यहाँ तक सेम है या डिस्चार्ज चेंज हुआ है, अभी मैं इस पर कुछ भी कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ डिस्चार्ज लिख दिया, आइदर सेम और नॉट, आई डोंट नो, ठीक है। देखते हैं, यहाँ हमारे पास कुछ वेलोसिटी होगी क्योंकि सेक्शन 1 है तो V1, एरिया होगा A1, सेम 2। देखो आपको थोड़ा सा आइडिया, रफ आइडिया सेक्शन के साथ भी लग सकता है, इस डायग्राम को लेकर भी लग सकता है।
यहाँ साइज देख लो, यहाँ साइज। जब हमारा फ्लो, वाटर फ्लो करके जा रहा है सेक्शन 1 से 2 पर, XYZ कोई भी रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा कुछ उस फ्लो में लॉस हो रहा होगा, वो आपका मुझे नहीं पता। कोई भी लॉस हो सकता है, एरोजन की वजह से, डिपोजिशन की वजह से हो सकता है, एनर्जी की वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से वो लॉस हो सकता है। तो कहने का मतलब है यहां से जितना सप्लाई हुआ उतना यहां नहीं पहुंचा, लॉस हो गया। तो यहाँ पर कुछ हमारा लॉस भी आ रहा होगा, विच इज, तो हम लॉस को HL से देख रहे हैं, ठीक है। तो जब इस कंडीशन में, एनर्जी इक्वेशन में, मैं यहाँ पर 2 सेक्शन ले रही हूं, ये भी ले रही हूं, ये भी, तो सेक्शन 2 में मुझे वो लॉस भी लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। बस वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो लॉस है हमारा हम उसको भी कंसीडर कर रहे हैं। सेक्शन 1 हमारा ये रहा, सेक्शन 2 P2 बाय गामा प्लस V स्क्वायर 2 बाय 2G प्लस Z2 प्लस HL लॉस। H लॉस हमारा एनर्जी लॉस है बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2 के, यहाँ बता दिया गया है। एनर्जी इक्वेशन है तो यहाँ एनर्जी लॉस ही यहाँ हो रहा होगा, ठीक है। इसके साथ आगे चलते हैं। अब हमारे आता है क्रिटिकल, सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल टाइप ऑफ फ्लो। हम ओपन चैनल में बात करें, फ्लो इज अंडर ग्रेविटी, देयरफॉर ग्रेविटी फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स बोथ प्लेज द रोल, hence फ्रॉड नंबर इज मोर इंपॉर्टेंट देन रेनॉल्ड नंबर होने वाला है। ओपन चैनल फ्लो में फ्रॉड नंबर की मैं बात करूं, जिसे हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं FR से, is used to differentiate between the subcritical, supercritical and critical flow। को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा यूज होता है हमारा, फ्रॉड नंबर यूज होता है। और फ्रॉड नंबर क्या होता है, वो होता है FR इज इक्वल्स टू V अपॉन अंडर रूट G इंटू LC। FR हमारा फ्रॉड नंबर है, G हमारी एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, एंड LC हमारी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, और V वेलोसिटी आप सभी को पता है। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक लेंथ लेते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शनल शेप के लिए, तो वो क्या होगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, वो होगी हमारी एरिया ऑफ फ्लो अपॉन टॉप विड्थ ऑफ फ्लो होने वाली है। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ फॉर अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ए, हमने इसके लिए जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए ले लिया है, हैविंग टॉप विड्थ ऑफ फ्लो बी हमने ली है। जो हमारा जो टॉप विड्थ है, टॉप विड्थ को हम रिप्रेजेंट करते हैं T से, बट हमने क्या मान लिया, जो एरिया है उसको A ले लिया है, टॉप विड्थ को हमने ले लिया है, वो हमारी B होने वाली है, क्योंकि रेक्टेंगुलर के केस में तो सेम ही आती है, ठीक। कैसे, ये भी देख लो अभी, ठीक है। ये हमने क्या लिया है, ये मेरे Y है, ये भी Y है, ये B है और ये भी B है। टॉप विड्थ ऊपर वाली तो होती है, औरों के केसेस में चेंज होगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर में तो अपोजिट साइड सेम होती है, और यू कैन से अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ये होने वाला है रेक्टेंगुलर के केस में, इसीलिए हमारी ये डेप्थ क्या होने वाली है, क्लियर। एरिया, एरिया का फॉर्मूला लगा दो, B इंटू वाई रेक्टेंगुलर के केस में, टॉप विड्थ T, तो हमारा B से B कट जाएगा। तो हम रेक्टेंगुलर के सेक्शन में कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हमारी Y मींस डेप्थ ऑफ फ्लो के इक्वल होती है। एट क्रिटिकल फ्लो कंडीशन इन रेक्टेंगुलर चैनल डेप्थ ऑफ फ्लो इज कॉल्ड क्रिटिकल डेप्थ। यहां पर इस केस में हम क्या कहने वाले हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारी रेक्टेंगुलर चैनल में डेप्थ ऑफ फ्लो है वही हमारी क्रिटिकल डेप्थ है, विच मीन्स y इक्वल्स टू yc एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। और जहां इस केस में जहां पर हमारे पास वेलोसिटी होगी वही हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। फ्रॉड नंबर इज इक्वल्स टू यूनिटी विच मीन्स 1। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला हमें पता है, V अपॉन अंडर रूट G इंटू LC, ठीक। अब हमारे पास
LC y आ चुका है, वेलोसिटी हमारे पास v है, तो हमने LC की जगह yc यहाँ पर रख दिया है और ये फ्रॉड नंबर यूनिटी होने वाला है विच मीन्स 1, तो हमने इसलिए यहाँ पर इसको 1 के इक्वल रख दिया है। अब ध्यान से देख लो, अच्छे से समझना है समझ लो, नहीं समझना है तो भी आपको समझना तो पड़ेगा ही, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, एग्जाम आपको खुद देने, कोई और आपका एग्जाम देने नहीं आएगा। अगर हमारे फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 से कम होती है तो उसे हम सब क्रिटिकल फ्लो कहेंगे। अगर फ्रॉड नंबर की वैल्यू स्मॉलर देन 1 होगी तो सब क्रिटिकल फ्लो की वैल्यू 1 है तो ये क्रिटिकल होगा हमारा। एट क्रिटिकल फ्लो कंडीशन स्पेसिफिक एनर्जीज मिनिमम, ये चीज भी याद रखना कि क्रिटिकल फ्लो के कंडीशन में जो हमारी स्पेसिफिक एनर्जी होती है वो हमारी मिनिमम होती है। और अगर हमारा फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है तो वो हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लो के अंदर आ जाता है। और इनके अदर नेम भी ध्यान रख लीजिए, अगर सब क्रिटिकल को हम स्ट्रीमिंग बोलने वाले हैं और हम सुपर क्रिटिकल को शूटिंग बोलने वाले हैं और टोरेंशियल फ्लो भी कहने वाले हैं। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रॉड नंबर जो आया था हमारा यहाँ था फॉर्मूले में √g इंटू LC, ये क्या होने वाला है हमारा डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है ये स्पीड को, जहां पर हमारी डिस्टरबेंस होती है वेव्स में स्टिल वाटर कंडीशन में, इसको हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं सैलिडिटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C0 से। अब आते हैं हम क्रिटिकल डेप्थ पर। क्रिटिकल डेप्थ देखनी है, सबसे पहले हम लेकर आए हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर ट्रापेजॉइडल, मैक्सिमम फोकस 90% इन्हीं पर करना है। कंसीडर करा हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन जिसकी विड्थ है हमारी b, जिसमें कांस्टेंट डिस्चार्ज हो रहा है थ्रू आउट द शेप, जो q है अंडर हैविंग क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो जो हमारी yc के इक्वल होने वाली, और टॉप विड्थ t, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो t इज इक्वल टू b होने वाला है। एरिया फ्लो b इंटू yc, b इंटू y होता है जो हमारी क्रिटिकल है, टॉप विड्थ t इज इक्वल टू b मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक। एरिया, टॉप विड्थ, फ्लो कंडीशन देखते हैं हम अभी। हमारे पास ये कंडीशन है q²/t/g³ इज इक्वल टू 1 हमारा होने वाला है, जहां पर मेरे पास t की वैल्यू भी है और a की वैल्यू भी है, वो दोनों वैल्यू हम इसमें पुट कर दें। जब आप दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहाँ b से एक b कट हो जाएगा और स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो yc³ की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वो आएगी हमारे पास q²/gb² इंटू yc आने वाली है। बस इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक। ये हम चेंज करके कहाँ से लाए हैं ये भी देख लेते हैं। जो हमारे पास ये फ्रॉड नंबर की वैल्यू थी ना, बस हमने उसी को चेंज किया है। उसको चेंज कैसे किया है, b की जगह वैल्यू रख दी, √ हटा दिया है हमने यहाँ पर, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, हमें एक ही वीडियो में सब कवर करना है तो थोड़ा सा शॉर्ट में, अदरवाइज ये फ्रॉड नंबर यूनिटी के साथ हो चुका है। और उसका क्या था हमारे पास, वेलोसिटी अपॉन √g इंटू yc था। √ हटा दो, दोनों साइड स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी जगह डिस्चार्ज अपॉन एरिया रख दो, यही वैल्यू आ जाएगी। कंफ्यूजन होगा करके देखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास yc³ की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या देखा, जो डिस्चार्ज है वो पर यूनिट विड्थ आ रहा है, ठीक है। तो जो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ होता है हमारा, वो क्या होता है, उस डिस्चार्ज को, पर यूनिट विड्थ डिस्चार्ज को हम स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं, और पर यूनिट विड्थ हमारा है तो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज बाय b, ठीक। तो यहाँ से अब वैल्यू निकालो। वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले डिस्चार्ज की वैल्यू रख दो, विड्थ की वैल्यू रख दो। हमें एक चीज और है, हमें यहाँ पर ये yc³ हमारा q²/g, फॉर्मूला पहले भी हम पढ़ते आए हैं, ये बेसिक फॉर्मूला जो आप लोगों ने पहले बहुत बार पढ़ा होगा, आई होप, कि yc³ इज इक्वल टू q²/g होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से कुछ नहीं किया, ये जो हमें यहाँ से yc की वैल्यू चाहिए थी, तो ये जो पावर थी इसको हम इधर ले जाएंगे। जब हम पावर इधर लेके जाएंगे तो ये 3 है तो वो 1/3 हो जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। अगर इसको देखने में कंफ्यूजन है तो ऐसे कर लो, yc इज इक्वल टू q² बाय g दी होल पावर 1/3 है,
ये भी पावर के लिए हम ये लगा देते हैं। अब स्पेसिफिक एनर्जी क्रिटिकल डेप्थ के लिए कितनी होती है, वी ऑल नो EC इज इक्वल्स टू YC प्लस VC स्क्वायर अपॉन 2G, क्योंकि वेलोसिटी जो होगी वो क्रिटिकल वेलोसिटी हो जाएगी, जो डेप्थ होगी वो क्रिटिकल डेप्थ होने वाली है। तो हमारे पास YC प्लस YC क्यूब अपॉन 2G होने वाला है। EC हमारा क्या होने वाला है, EC इज इक्वल्स टू YC प्लस VC स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे Q अपॉन YC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसको हमने कर दिया है, ये YC डिवाइड में है, इसको नीचे ले आओ, 2G के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो YC प्लस क्यूब बाय Q स्क्वायर अपॉन 2G इंटू YC स्क्वायर, और यहाँ से Q स्क्वायर बाय G हमें पता है YC क्यूब होता है। जब इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमें मिल जाएगा EC की वैल्यू होती है YC प्लस YC अपॉन 2। ये यहाँ से जितना कट हो रहा है सबको कट करके, ठीक। अब आते हैं हम फ्रॉड नंबर पे रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, क्या होता है V अपॉन अंडर रूट G इंटू A बाय T हम देख रहे हैं। ये जो A बाय T है तो एरिया क्या होता है B इंटू वाई, टॉप विड्थ रेक्टेंगुलर के केस में BY है, तो A बाय T जब करोगे तो BY अपॉन B, तो ये बच जाएगा Y सिर्फ, तो इसलिए यहाँ पर सीधा ये लिख दिया गया है FR इज इक्वल टू V अपॉन अंडर रूट 2GY। क्रिटिकल फ्लो के लिए हमारे पास ये वैल्यू, क्योंकि क्रिटिकल के लिए बात करें अभी पता था, क्रिटिकल फ्लो के लिए ये वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए। अब आते हैं हम हमारे ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन पर। ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल चैनल जो ये रहा है जिसमें कांस्टेंट डिस्चार्ज है, सर्टेन डेप्थ y पर हो रहा है, y हमारी YC है, साइड स्लोप है 1 इंटू m का हमारे पास, मतलब वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल है। एरिया ऑफ फ्लो, अब प्लीज कोई ऐसा ना हो जिसको ये ना पता हो ट्रायंगुलर का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है। तो अब आगे चलेंगे, इसके लिए फॉर्म देखते हैं। ये हमारा y है और ये y है जो YC के इक्वल होने वाला है, डिस्चार्ज सब सेम है। ये हमारी टॉप विड्थ है, ये हमारा 1 है और ये हमारा m है, ठीक है। आगे चलो फटाफट, एरिया MY स्क्वायर टॉप विड्थ 2MYC हमारी यहाँ पर होने वाली है। क्रिटिकल फ्लो के कंडीशन में अगर हमने स्टार्टिंग में रेक्टेंगुलर के केस में देख लिया है Q स्क्वायर T अपॉन G क्यूब इक्वल्स टू 1, कहाँ से आया, फ्रॉड नंबर से आया है, मैं बता चुकी हूँ, वैल्यूज रख लेना और स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना तो अंडर रूट हट जाएगा, वैल्यू यही निकल के आएगी, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मैंने एरिया की वैल्यू भी रख दी और टॉप विड्थ की वैल्यू भी रख दी, सारी वैल्यूज रख के जब सॉल्व करोगे तो अभी हमें यहाँ ये मिला 2Q स्क्वायर अपॉन GM स्क्वायर इज इक्वल टू YC की पावर 5। ये C सफिक्स में कैसे है, यहाँ है, या फिर इसको आप दोबारा भी लिख लो फटाफट, 2Q स्क्वायर अपॉन GM स्क्वायर इज इक्वल टू YC की पावर 5 है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये रहा YC की पावर 5 थी, इसको स्मॉल y करो क्योंकि सब जगह स्मॉल y है, 5 को इधर लेके जाओगे पावर 1/5 हो जाएगी हमारी। अब हम देखते हैं क्रिटिकल डेप्थ YC के लिए, एनर्जी लगाओ YC प्लस VC स्क्वायर अपॉन 2G, सारी वैल्यूज पुट करो, V की जगह मतलब वेलोसिटी की जगह हम क्या रखेंगे, डिस्चार्ज बाय एरिया रखो, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो। अब इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, कैंसिल आउट करने के बाद आया, एक तो EC इज इक्वल टू YC प्लस YC बाय 4, इसको एलसीएम ले लो पूरा कर दो तो ये 1.25 टाइम होता है हमारे पास क्रिटिकल डेप्थ के रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। फ्रॉड नंबर पे आते हैं, फ्रॉड नंबर फॉर्मूला यू ऑल नो, A बाय T की वैल्यू हमारे पास YC बाय 2 होने वाली है, कैसे होने वाली है नहीं पता तो आप यहाँ देख सकते हैं, कहाँ, ये A बाय T कर दो फटाफट, A बाय T कर दो MY स्क्वायर अपॉन 2MYC, ये और ये दोनों सेम ही है तो ये भी घट जाएगा, ये भी घट जाएगा, क्या बचा, YC बाय 2 बचा हमारे पास, ठीक। छोटी छोटी चीजें हैं। अब जब आप इसको और आगे लेके जाओगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा फ्रॉड नंबर
√2 इंटू वी अपॉन √g इंटू वाई। सी रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए फ्रॉड नंबर आया, बट क्रिटिकल फ्लो के लिए इसको हम इक्वल्स टू 1 रख देंगे। आगे चलते हैं स्पेसिफिक एनर्जी की तरफ, सुपरफास्ट स्पीड से चलते जा रहे हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कहीं कोई डाउट आ जाता है तो हम लेक्चर्स जाके देखिए, हमारा सब्जेक्ट देखिए, उसमें थोड़ा स्लो फिट डिटेल चीजें एक एक करके आराम से बताई गई हैं। ये एंड टाइम पर होती हैं चीजें, तो इनको फटाफट हमें सुपरफास्ट स्पीड में करना होता है। स्पेसिफिक एनर्जी इज अ टोटल एनर्जी एट अ सेक्शन विद रेस्पेक्ट टू दी चैनल बेड एज डॉटम। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी को हम एक्सप्रेस किसके टर्म्स में करते हैं? वो हम करते हैं डेप्थ ऑफ फ्लो एंड वेलोसिटी, हेड के टर्म्स में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। स्पेसिफिक एनर्जी टोटल एनर्जी होती है सेक्शन विद रेस्पेक्ट टू द चैनल बेड एंड डेटम। व्हेन स्पेसिफिक स्लोप हमारा स्मॉल होता है तो स्पेसिफिक एनर्जी इज इक्वल्स टू y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगी, अदरवाइज हमें इसमें एंगल कंसीडर करना पड़ेगा। Assuming kinetic energy correction factor as unity, 1 ले लिया है हमने उसको, because channel flow will always be turbulent flow and for turbulent flow kinetic energy correction factor is approximately unity। अब आपको सब ये कह देंगे, ठीक है, कोई आपको ये भी बता देगा काइनेटिक एनर्जी फैक्टर आपको 1 लेना है, यूनिटी क्यों लेना है नहीं पता होगा। आज में भी आपको पता चले और बताया होगा तो किसी ने बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें हमारा टर्बुलेंट फ्लो होता है। टर्बुलेंट फ्लो सबको पता होगा, जो किसी भी डायरेक्शन में भागता रहता है, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में नहीं फ्लो होता। ठीक, जब अब हमारा स्लोप बड़ा हो, जब छोटा स्मॉल है उसको नेग्लेक्ट कर दो सीधा सीधा, बट जब स्लोप लार्ज होगा तो मैंने जैसा कि बताया था उसमें थीटा कंसीडर करेंगे, तो E इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g करने वाले हैं। बहुत ज्यादा आ रहा है यहाँ हमारा, तो ये हमारा स्लोप हो जाएगा, यहाँ पी स्क्वायर बाई गामा हो जाएगा विच इज y2, यहाँ पर वी स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। ये हमारा एनर्जी लाइन है और ये जो हमारा लॉस हो रहा होगा वो लॉस हमारा यहाँ पर है। अब सेक्शन 1 में हम देखें तो 1 और 2 मेंशन करना है, y1 प्लस वी1 स्क्वायर अपॉन 2g सेम E2 इज इक्वल्स टू y2 प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2g होने वाला है। यूनिफॉर्म फ्लो के लिए स्पेसिफिक एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहने वाली है। वैरिड फ्लो के लिए स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, बट टोटल एनर्जी लाइन विल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। क्या कहे? वैरिड फ्लो के लिए जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो के साथ साथ इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है, बट जो हमारी टोटल एनर्जी लाइन है वो हमेशा डिक्रीज करेगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ है एनर्जी 1 की है, एनर्जी हमारे पास 2 की है, ये डिस्चार्ज हो रहा है से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, और टोटल एनर्जी लाइन डिक्रीज ही हो रही है, इंक्रीज होने का मतलब ही नहीं है। तो वी कैन से जब ये सिचुएशन आती है तो E2 एनर्जी एट 2 ऑलवेज ग्रेटर देन एनर्जी एट 1 हमारा रहेगा। ठीक है, आगे चलो। फ्रिक्शनलेस एंड हॉरिजॉन्टल चैनल स्पेसिफिक एनर्जी कांस्टेंट रहने वाली है, कोई स्लोप नहीं है कुछ नहीं है, तो ये और ये इक्वल होने वाला है। एनर्जी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, टोटल एनर्जी लाइन, ठीक है, E1 y1 प्लस वी1 स्क्वायर अपॉन 2g है, यहाँ पर E2 y2 प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2g है। क्योंकि ये कांस्टेंट रहने वाला है तो दोनों एनर्जी इक्वल हो जाएंगी, तो वी कैन से दैट E1 इज इक्वल्स टू E2 हमारा यहाँ हो जाएगा। स्पेसिफिक फोर्स पर आते हैं। स्पेसिफिक फोर्स हमारा सम है प्रेशर फोर्स एंड मोमेंटम फ्लक्स का पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड एट अ सेक्शन। ठीक, स्टेडी स्टेट मोमेंटम इक्वेशन टेक सिंपल फॉर्म इफ द चैनल इज एज्यूम्ड टू बी हॉरिजॉन्टल और फ्रिक्शनलेस। सिंपली हम उसको ड्राइव कर सकते हैं। ये रहा सेक्शन 1, सेक्शन 2, प्रेशर लग रहा होगा, वेलोसिटी से कुछ जा रहा होगा, सेम सेक्शन 2 पर जो हमारा मीट आउट करने वाला है, तो प्रेशर एट 2 एंड v2, मोमेंटम एंड प्रेशर m2 माइनस m1, p1 माइनस p2, चैनल फ्रिक्शनलेस है तो EF हमारा 0 हो जाएगा। बेड स्लोप W साइन थीटा, क्योंकि कोई स्लोप ही नहीं है तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई, ओवरऑल टाइम 0 हो गई। हाँ, जो W साइन 2 थीटा था ये F जो है ये सफिक्स, ठीक है, W साइन ये फॉर्मूला कुछ ऐसे था, शायद मैं भी सही ना लिखूं जिससे आप लोग बता पाए, बट ये भी 0 हो गया और ये भी। अब
इसे इधर ले आओ, मतलब 1 1 सेक्शन वाले एक साथ, 2 2 सेक्शन वाले एक साथ लिया, गामा से डिवाइड कर दिया दोनों को, तो हम कह सकते हैं क्योंकि इक्वल, तो P प्लस एम डिवाइडेड बाई गामा हमारा इक्वल फोर्स और स्पेसिफिक फोर्स है। स्पेसिफिक फोर्स फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो फ्रिक्शनलेस चैनल कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अब हम इसके अगर कॉन्सेप्ट देखें तो स्पेसिफिक एनर्जी हमारी जा रहा है कांस्टेंट जा रहा है, हमारा डिस्चार्ज यहाँ हमारे पास डेप्थ है, यहाँ हमारे पास स्पेसिफिक फोर्स है y1 है, यहाँ हमारे पास क्रिटिकल डेप्थ है। स्पेसिफिक फोर्स फॉर अ गिवन डिस्चार्ज मिनिमम कब, जब हमारा फ्लो कैसा होगा, क्रिटिकल होगा, विच मीन्स फ्रॉड नंबर 1 होगा। अगर फ्रॉड नंबर हमारा ग्रेटर कर जाता है तो दो डेप्थ ऑफ फ्लो जो होंगी हमारी y1 एंड y2 which yield the same specific force at given discharge, तो उस टाइम पे सेम स्पेसिफिक फोर्स जो हमारे पास फोर्स है सेम वो रहेगा। These depth are called conjugate depth और secant depth। समटाइम आपसे पूछ लिया जा सकता है कि conjugate depth कौन सी होती है और हमारे पास secant depth कौन सी होती है किसी भी नाम से, तो वो आप यहां से ध्यान रखिएगा। चेजीज इक्वेशन की तरफ आते हैं। चेजीज इक्वेशन, यहाँ हमारे पास वाटर सरफेस लाइन है, एनर्जी लाइन है और करंट प्रोवाइड हो रहा है। v स्क्वायर अपॉन 2g, गामा नोट जा रहा है, प्रेशर जा रहा है 1 की तरफ, एंगल आ रहा है, क्रॉस सेक्शन हमारा ये है, मुझे नहीं पता शेप कैसी है इसकी। अब क्या चल रहा है आगे, राइटिंग मोमेंटम इक्वेशन बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2। अब जो यहाँ, क्योंकि ये शेप आप खुद देखकर समझ पा रहे हैं कि आप बता सकते हैं कौन सी शेप में जा रहा है, तो हमने इसको L कंसीडर किया है, ठीक है। L डिस्टेंस पर है दोनों सेक्शन एक दूसरे से। P1 प्लस W साइन थीटा माइनस EF माइनस P2 इज इक्वल टू M2 माइनस M1। फ्लो कैसा है, यूनिफॉर्म फ्लो है हमारा, तो अगर हमारा यूनिफॉर्म फ्लो है तो P1 P2 के इक्वल हो जाएगा, मींस दोनों सेक्शन की चीजें इक्वल आने वाली है, M1 M2 के इक्वल हो जाएगा। जो W है वो हो जाएगा गामा AL साइन थीटा, मींस जो साइन इसके साथ था W साइन थीटा, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया भाई, देखो W साइन थीटा था, W साइन थीटा, ये हो जाएगा गामा AL साइन, जो ये है, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू वही है। और FF हमारा गामा नॉट PL होने वाला है। सारी चीजें आपको बताएं, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, गामा यूनिट वेट ऑफ वाटर है, L लेंथ है हमारी दोनों सेक्शन के बीच की, गामा एवरेज शियर स्ट्रेस है हमारा, और वी कैन से दैट, तो गामा कुछ भी ले लो सिंबल लेकिन सेम रखना। P हमारा वेटेड पैरीमीटर है, आपको ये मत पूछना पैरीमीटर क्या होता है, पैरीमीटर कोई भी शेप हो, फॉर्मूला हम क्रिएट कर सकते हैं, बट जो कोई भी शेप वो उसका सम ऑफ ऑल साइड होता है हमारा पैरीमीटर, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर आगे चले, क्योंकि हमारा ये क्या जा रहा है इक्वल, पहले ही जैसे आपको बता दिया गया है, तो उसमें क्या होने वाला है हमारा, यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो कैसे होंगे, बैलेंस्ड होंगे। किसकी वजह से बैलेंस्ड होंगे, ग्रेविटी फोर्स की वजह से बैलेंस होंगे। जो हमारे पास स्मॉल वैल्यू Q आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर माइल्ड स्लोप है, और जहां जहां माइल्ड स्लोप आ रहा है वहां वहां हम उस स्लोप को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। इसमें भी सेम चीज है, तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू 0 रख के चल सकते हैं, ठीक है। अब तो इसीलिए साइन थीटा किसके इक्वल होने वाला है, साइन थीटा यहाँ पर इक्वल होने वाला है टेन थीटा के, ठीक है। तो अब और टेन थीटा हमारा यहाँ पर क्या है, आप डायग्राम में देखिए जो पहले भी बताया है, क्या है यहाँ हमारा वो बेड स्लोप है, ये बेड स्लोप हमने लिया हुआ है, तो ये हमारा यहां से आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम इनको इक्वल करेंगे और सारी वैल्यूज रखेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा गामा ए एल एस नॉट इज इक्वल्स टू गामा नॉट पी एल, हमारा यहाँ आने वाला है। जब आप यहाँ से शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो शेयर स्ट्रेस है वो हमारा शेयर स्ट्रेस हो जाएगा गामा इंटू ए बाई पी एस नॉट, और ये जो हमारा ए बाई पी है, ए बाई पी होती है, नीचे मेंशन है यहाँ पर हाइड्रोलिक रेडियस, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है, तो यहाँ जो a बाय पी है इसकी जगह हम r लिख सकते हैं, तो यहाँ पर r लिख दो। अब दोनों टर्म्स में आपको फॉर्मूला पता है, रेडियस के टर्म्स में, कहने का मतलब है हाइड्रोलिक रेडियस के टर्म्स में भी आपके पास फॉर्मूला है, और एरिया अपॉन टॉप विड्थ के टर्म्स में भी आपके पास है। और वी कैन से नॉट एरिया अपॉन टॉप विड्थ, क्या होता है ये हमारा होता है हाइड्रोलिक रेडियस, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। एरिया और वेटेड पेरीमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जहां पर जो हमारा shear स्ट्रेस आया है ये हमारा एवरेज shear स्ट्रेस है वेटेड एरिया के अंदर, ठीक। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम जो हम एक्सपेरिमेंट हुए हैं और जो टेस्ट किए जा चुके हैं पहले, उनके बेसिस पे एक सिचुएशन हमारे पास निकल के आई है। वो क्या आई है, जो shear स्ट्रेस होता है हमारा, shear स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायनेमिक प्रेशर के, जो इंडिपेंडेंट होता है विस्कोसिटी के। पहले भी बताया था shear स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पर हमारा डायनेमिक प्रेशर के, और ये इंडिपेंडेंट होता है विस्कोसिटी के। तो हमारा जो प्रेशर है वो है रो वी स्क्वायर अपॉन 2, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जो कांस्टेंट है हमारा यहाँ पर के, जो किस पे डिपेंड करता है, वो उसकी रफनेस पर डिपेंड करता है। किसकी रफनेस पर, जो बेड है उस बेड की रफनेस पर हमारा के कोफिशिएंट डिपेंड करता है। रो हमारी डेंसिटी है वाटर की और वी हमारी वेलोसिटी है। अब आप इन दोनों को इक्वल रख दीजिए। इन दोनों को इक्वल रखने के बाद जो हमारे पास आने वाला है वेलोसिटी, वो आने वाली है c इंटू अंडर रूट r इंटू एस। जो s है हमारा वो हमारा बेड स्लोप है, s और s नॉट कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक। तो ये जो हमारा यहाँ पर c कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू हमारा, इसको हमने c नेम दे दिया है। तो और ये जो हमने c नेम दिया है ये c ही हमारा चेजिस कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ से हमें चेजिस कोफिशिएंट और चेजिस इक्वेशन से हमें वेलोसिटी की वैल्यू भी मिल गई है, जो होती है हमारे पास c अंडर रूट r s, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, अभी ये सारी टर्म्स आपको मैं बता चुकी हूँ, फिर भी देख लो। v एवरेज वेलोसिटी, r हाइड्रोलिक रेडियस, s नॉट बेड स्लोप और c हमारा कांस्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से क्वेश्चन भी देख लो। चैनल है जिसकी वर्टिकल वॉल्स है 5 मीटर अपार्ट एक दूसरे से, 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, सेमी सर्कुलर है हमारा इन्वर्ट, नीचे से आप देख सकते हैं डायग्राम में मेंशन भी है। इफ द सेंटर लाइन डेप्थ इज 1 मीटर एंड बेड स्लोप गिवन है 1 in 2500, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ c and the Chassis formula in the discharge is 0.60 मीटर क्यूब पर सेकेंड। Chassis इक्वेशन और मैनिंग्स इक्वेशन से जो हमारे न्यूमेरिकल है वो मैक्सिमम केसेस में एग्जाम्स में आते हैं, या फिर Chassis इक्वेशन और मैनिंग्स इक्वेशन पूछ लेता है, मतलब इनमें से कुछ ना कुछ आना है, आइदर एक्सप्रेशन आइदर न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर हमारे पास एस नॉट बेड स्लोप की वैल्यू गिवन है 1 in 2500, डिस्चार्ज 0.6 मीटर गिवन है, शेप ये रही। आप सब लोगों को एरिया पेरीमीटर निकालना आता होगा, 9th 10th की क्लास में हम सारी शेप के सीख जाते हैं, ठीक। एरिया यहाँ से निकालेंगे, सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, ये भी है, यहाँ 0.25 है, कुछ वैल्यूज हमें इसमें डायग्राम में दी गई हैं। तो सुपर फास्ट स्पीड के साथ चलते हैं। एरिया जो हम निकालेंगे, एरिया हमारा यहाँ से आ गया इससे 1.259 मीटर स्क्वायर। एरिया निकालने के बाद बचता है हमारा पेरीमीटर। जब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पेरीमीटर की वैल्यू भी आ चुकी है, विच इज 2.856 मीटर। हाइड्रोलिक रेडियस एरिया अपॉन पेरीमीटर होता है, दोनों वैल्यू हमने निकाल ली है। तो वो यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोलिक रेडियस भी आ जाएगा। अभी हमने चेजिस कोफिशिएंट और चेजिस इक्वेशन पढ़ी है, v = c इंटू अंडर रूट आर एस, बट हमसे बोला गया है हमें उस चेजिस फॉर्मूला c की ही वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पर। तो हमें पता है v = c
√RS, बट वेलोसिटी क्या होती है हमारी, डिस्चार्ज बाय एरिया भी होती है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम दे दूं, दोनों को इक्वल रख दूं, दोनों को इक्वल रखने के बाद सारी वैल्यूज है हमारे पास, बस एक C की वैल्यू नहीं है, तो सारी वैल्यूज पुट करो और जब आप सॉल्व करोगे तो आपको इस चेजीज इक्वेशन की वैल्यू मिल जाएगी, जो आएगी हमारी 35.882। अब ये यूनिट लेस होता है, तो इसमें कोई यूनिट मत लगाकर आ जाना, ठीक है। अब चलते हैं हम मैनिंग्स इक्वेशन की तरफ। जो हमारा मैनिंग्स इक्वेशन हमारी होती है V = 1/n r⁴ और S0 1/2। V वेलोसिटी है, n मैनिंग्स इक्वेशन कोफिशिएंट, r हाइड्रोलिक रेडियस और जो S0 है वो है हमारा बेड स्लोप, मेंशन भी है। अब हम क्या करेंगे, मैनिंग्स इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, चेजीज इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगी C की वैल्यू 1/n r⁴ 1/6, ठीक है। तो ये हमारी मैनिंग्स इक्वेशन भी हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। अब आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्वेश्चन में दो शेप मिलेंगी, 99% आपको ट्रेपेजॉइडल और रेक्टेंगुलर, बाकी शेप के रेयर चांसेस होते हैं। तो जितने भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल के करेंगे सबसे पहले, उसके बाद टाइम बचता है तो अदर न्यूमेरिकल्स, दैट मीन्स अदर शेप के लाइक ट्रायंगल आप उनके लगा सकते हैं, सर्कल के आप स्किप करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ ट्रेपेजॉइडल चैनल इज 10 मीटर वाइड एंड हैज अ साइड स्लोप ऑफ 1.5 मीटर हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल, विच मीन्स 1.5:1 का हमें यहाँ पर रेशो भी गिवन है। बेड स्लोप भी की वैल्यू भी हमारे पास है, बेड स्लोप की वैल्यू के साथ साथ जो कितनी दी गई है 0.0003 है यहाँ पर। चैनल हमारा लाइंड है स्मॉल कंक्रीटिंग के साथ, एंड कोफिशिएंट की वैल्यू भी हमारे पास, मैनिंग कोफिशिएंट की वैल्यू भी गिवन है, मीन वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज फॉर अ विड्थ ऑफ फ्लो ऑफ 3 मीटर, जो हमें निकालना है मीन वेलोसिटी, और यू कैन से दैट एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है और डिस्चार्ज निकालना है, जहां पर डेप्थ ऑफ फ्लो 3 मीटर है। जो गिवन डेटा है, हमेशा ये काम ध्यान रखिएगा एग्जाम में। स्टार्टिंग में भी यहाँ बहुत सारी जगह मिक्स हो गई हो क्योंकि हमें बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन डेटा लिखना होता है, देन हम स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप लोग कैसे लिखेंगे, डेप्थ ऑफ फ्लो कोमा y0 = 3 मीटर, विड्थ b = 10 मीटर, प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, प्रॉपर नंबर मिलेंगे। बेड स्लोप S0 = दिस, m गिवन है, m का रेशियो है तो साइड स्लोप है, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं 1.5। एरिया ट्रेपेजॉइडल की शेप में फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा, यहाँ से एरिया की वैल्यू 43.05 मीटर हमारे पास आई है, ठीक। इसके बाद हम जब यहाँ से क्या निकालने वाले हैं, पेरीमीटर, जब हम यहाँ पेरीमीटर निकालेंगे तो हमारे पास जो पेरीमीटर की वैल्यू है वो आई है, कितनी मिल रही है, 20.817 मीटर मिल रही है। हाइड्रोलिक रेडियस जब आप निकालेंगे तो वो 2.090 आई है, ये मैंने पहले से लिख के रखे सो दैट यहाँ टाइम वेस्ट ना हो। अब इक्वेशन लगा दो, v = 1/n r⁵ 2/3 S0 की पावर 1/2। जब हम यहाँ लगा देंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और ये जो वेलोसिटी हमसे यही तो पूछी थी मेन वेलोसिटी 2.36 मीटर पर सेकेंड। एक चीज आ गई तो पूछी थी ना, सेकेंड डिस्चार्ज पूछा था, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया स्टार्टिंग में निकाला था, वेलोसिटी अभी आई है, फटाफट मल्टीप्लाई करो निकाल दो, 101.598 मीटर क्यूब पर सेकेंड हमारे पास है। फटाफट से नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी देख लो, एक ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन है, अपेक्स एंगल 75 डिग्री दिया हुआ है, डिस्चार्ज दिया हुआ है 1.2 मीटर, डेप्थ दी हुई है, बेड स्लोप दिया हुआ है, रफनेस कोफिशिएंट निकालना है, जो गिवन था सब लिख दो, शेप आपके सामने है, एरिया निकाल लो, एरिया निकालोगे 0.49 मीटर स्क्वायर, यहाँ हमारे पास पेरीमीटर निकालोगे 2.016 मीटर, रेडियस निकालोगे, देखो चीजें देख रहे हो, स्टेप सभी के सेम है, फॉर्मूला सेम है, जो गिवन नहीं है वो निकाल दो, वही तो पूछा है, और ध्यान दोगे तो वही पूछा है, बहुत इजी।
हाइड्रोलिक रेडियस 0.243 मीटर आ गई है हमारे पास। अब हम कैसे करें, दोनों चीजें पूछिए, दोनों फॉर्मूले ये भी आपको पता है। अगर हमारा सिर्फ इतने से काम चल जाता है, इनमें से कुछ पूछा है निकाल दो, इनमें से कुछ पूछा है निकाल दो, अगर इन दोनों की हेल्प पड़े तो दोनों निकाल दो। इसीलिए मैं ये भी लेकर आ गई हूँ तुम्हारे लिए अच्छे से करने के लिए। तो हमें n निकालना है, n की वैल्यू जब सारी वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो 0.0151 हमें यहाँ पर मिल जाएगी। हमारे पास टाइम की थोड़ी नहीं, थोड़ी शायद ज्यादा ही कमी है। आगे चलते हैं। इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन, इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन में मैनिंग्स इक्वेशन से हम देखते हैं। मैनिंग्स इक्वेशन अभी पढ़ के आए हैं, 1/n r की पावर 2/3 s नॉट की पावर 1/2 होता है, q v into a होता है। दोनों को इक्वल रखो, इक्वल रखोगे जब तो हमारे पास क्या आने वाला है, यहां से डिस्चार्ज निकालो। डिस्चार्ज ये आ गया, क्या करा हमने, दोनों को इक्वल रखा। दोनों को जब हमने इक्वल रखा तो डिस्चार्ज हमारे पास ये आ गया है। अब यहाँ पर जो एरिया आया है, एरिया क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोलिक रेडियस, ये आर क्या है हमारी, ये जो आर है वो है हमारी हाइड्रोलिक रेडियस है, वो होती है a/p। तो यहाँ जो हाइड्रोलिक रेडियस है r से हमने इसको रिप्रेजेंट करा है, उस r की जगह हमने a/p रख दिया। जब a/p रख दिया तो एक एरिया ये है, एक एरिया ये है। कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ बताऊं, एरिया की पावर जब नहीं मेंशन होती है, सबको पता होगा, तो कितनी है 1, यहाँ मेंशन नहीं, 1 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3। जब मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड होती है, पावर 5/3 आने आ जाएगी इसकी, ठीक है। उसी के साथ साथ जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो हमारे पास इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास जो चीजें होती हैं वो कैसी होती हैं, एरिया फिक्स्ड रहने वाला है, बैड स्लोप फिक्स रहने वाला है, चेंज क्या होने वाला है हमारे पास, जो चेंज होगा वो होगा हमारे पास p, और हम कह सकते हैं पैरीमीटर, या दूसरे वे में भी आप समझ सकते हो, खैर अभी एक ही देख लो। q किसके प्रोपोर्शनल होगा, q which means discharge is inversely proportional to perimeter part 2/3 और q proportional to 1/p part 2/3, किसी भी लैंग्वेज में समझ लो, ठीक है। आगे ऑल्सो अगर पैरीमीटर मिनिमम है तो रेसिस्टेंस जो लग रहा है पैरीमीटर पर वो मिनिमम होगा, उसकी वजह से डिस्चार्ज जो है वो मैक्सिमम आएगा। Therefore, for most economical and most efficient channel section, perimeter should be minimum. पैरीमीटर कैसा होना चाहिए, पैरीमीटर हमारा मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि पैरीमीटर अगर हमारा, जल्दी से बस होने वाला है तो ऑलमोस्ट एंड हो गया। ये जो चीजें आ रही हैं पीडीएफ में करते हुए, पता नहीं क्यों ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। पैरीमीटर मिनिमम होगा तो जो रेसिस्टेंस लगेगा पैरीमीटर पर मिनिमम लगेगा, जिसकी वजह से डिस्चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा। मोस्ट इकोनॉमिकल और मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन बनाने के लिए पैरीमीटर मिनिमम होना चाहिए, वो हमें यहाँ देख लो। अगर यहाँ ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्चार्ज क्या बोला मैंने, डिस्चार्ज बढ़ेगा पैरीमीटर डिक्रीज होगा, डिस्चार्ज घटेगा पैरीमीटर इंक्रीज होगा। इनवर्सली है ना, तो यही तो मतलब होता है। जैसे अगर मैं इसके साथ बात करूं, एरिया बढ़ेगा डिस्चार्ज बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा डिस्चार्ज बढ़ेगा, दोनों कंडीशन आएंगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें जो एक चीज है इसको छोड़ो, डिलीट कर दो। हाँ, क्या होने वाला है यहाँ हमारा, बेसिकली हमें उससे पहले एक दो पॉइंट्स लिख देने चाहिए। कैसे, इकोनॉमिकल बनाने के लिए हमें ऐसा सेक्शन लेना चाहिए जिसकी कॉस्ट, मतलब कैलकुलेशन तो देखनी है, लेकिन चैनल सेक्शन ऐसा होना चाहिए कि मिनिमम कॉस्ट के साथ हमें क्वालिटी अच्छी से दे।
जैसे यहाँ बताया गया है एफिशिएंट बनाने के लिए पेरीमीटर उसका मिनिमम होना चाहिए, एरिया देखना चाहिए, सारी चीजें हमें कंसीडर करनी चाहिए। मोस्ट एफिशिएंट रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में अगर हम बात करते हैं, ये देख लो कंसीडर किया गया रेक्टेंगुलर सेक्शन, विड्थ b है, डेप्थ ऑफ फ्लो y है, एरिया b इंटू वाई, पेरीमीटर b प्लस 2y होने वाला है। अब इस एरिया से अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो a बाय वाई आ जाएगी, इसको मैं इसमें पुट कर दूं पेरीमीटर में तो a बाय वाई प्लस 2y हो जाएगा। यहाँ हमारा एरिया कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर क्या है, चैनल है, वो मोस्ट एफिशिएंट कब होगा, जब हमारा P मिनिमम होगा। अभी कंडीशन हम देख कर आए हैं, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया के लिए तो उसको विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देते हैं। किसको कर रहे हैं हम डिफरेंशिएट, इसको जब आप करोगे तो माइनस ए अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से। तो इसको जब हम इसको इक्वल लेके जाएंगे तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। एरिया की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, एरिया हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2y स्क्वायर, हमारे पास एरिया आ जाएगा। एरिया की वैल्यू हमें पता है, क्या पता है हमें, एरिया की वैल्यू b इंटू वाई होती है, और 2y स्क्वायर, यहाँ से आप b की वैल्यू अगर निकालेंगे, इस y को इधर ले जाएंगे, y के साथ y कैंसिल आउट हो जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2y। हम ये कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं क्या, हम ये भी कह सकते हैं y इज इक्वल्स टू b बाई 2 होगा, HR विच मीन्स हाइड्रोलिक रेडियस, एरिया अपॉन पेरीमीटर होता है यहाँ पर। ठीक है, तो एरिया की वैल्यू रखो, पेरीमीटर की वैल्यू रखो, 2y, अभी हमने देखा 2y b के इक्वल होता है, b रख दो तो ये 2b हो जाएगा, b से क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, हाइड्रोलिक रेडियस तो हम r से रिप्रेजेंट करते हैं y बाय 2, यही तो हमें चाहिए था, हो गया। अब साइड स्लोप फिक्स कर दिया गया है यहाँ पर, तो कंसीडर एक चैनल किया गया है जिसकी बॉटम विड्थ b है, डेप्थ y है, डेप्थ ऑफ फ्लो y है, ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लो y है, साइड स्लोप हमारा 1:m है। अब इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, ध्यान से देखो, y m b, m हमारा फिक्स्ड है, शेप के साथ एरिया का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, एरिया का फॉर्मूला लगा दो, 2 आ रहा है, कॉमन ले लो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा इतना फॉर्मूला बचेगा, सिर्फ इतना भी आप देख सकते हो, मैंने पूरा डिटेल में मेंशन कर दिया। टॉप विड्थ का फॉर्मूला ये रहा, पेरीमीटर का फॉर्मूला ये रहा, हमें पता है b की वैल्यू कितनी आने वाली, a बाई वाई माइनस एम वाई, कहाँ से आई है b की वैल्यू, ये b की वैल्यू हमारे पास यहां से आई है, ठीक है। पेरीमीटर में ये वाले b की वैल्यू रख दो, ठीक, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। मोस्ट एफिशिएंट चैनल बनाना है, p की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे जो कट रहा है काटोगे, लास्ट में आपके पास ये आएगा, फिर हम क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, जब हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे देन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ये इक्वेशन बन के आएगी। टॉप विड्थ हमें पता था तो इसकी जगह हमने इसको टॉप विड्थ लिख दिया है, देन जब हम यहाँ जाएंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आया t बाई 2, टॉप विड्थ का हाफ, जो क्या है हमारी लेंथ है साइड स्लोप की। ये एक कंडीशन थी पहले, साइड स्लोप हमने फिक्स कर दिया गया है। अब जो टॉप विड्थ का हाफ है वो किसके इक्वल है, साइड स्लोप के इक्वल है। हाइड्रोलिक रेडियस r a बाई p, सारी वैल्यूज पता है, लगाओ, जो कट रहा है उसको काट दो, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास r की वैल्यू, भाई यही आएगी, ये नहीं आएगी, कुछ और आएगी तो गलत हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन, अब फटाफट बहुत स्पीड के साथ हमने ये कर दिया है, कहने का मतलब है यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हमने कर दी है, बहुत ही पेशेंसली आप लोगों ने देख लिया है और देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है उसके लिए, ठीक है। और ये चीजें कर लोगे आप, साथ में थोड़ी सी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, जैसा कि मैंने बताया रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल फर्स्ट नंबर पे, चाहे पूरी यूनिट पूरा HEM शेप की जहां बात आए, ये 2 शेप करना, ठीक है। अदर जो है वो अलग है न्यूमेरिकल, मैं शेप वाले न्यूमेरिकल की बात करूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी जितने भी हैं सब कर डालो, रेक्टेंगुलर ट्रेपेजॉइडल। कहीं कोई डाउट आता है अगर आप लोगों को तो हमारे एप्लीकेशन का सब्जेक्ट पूरी सारी फिर डिटेल पढ़ी है, वहां जाकर देख सकते हैं, डाउट क्लियर हो जाएंगे। नहीं क्लियर होता है आप मुझे कमेंट में बता देना, देन हम क्लियर कर लेंगे। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो।
सारी चीज़ें हमने बहुत स्मूथली कर ली है। तो इसी के साथ साथ हम यूनिट नंबर 1 को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं। नई यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट 2 भी हम कर देंगे। इसी तरीके से हम 5 तक कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।